फॉर एग्जाम्पल आपने ना बिटकॉइन को लॉन्ग किया है एंड आपने जो ऑर्डर बाई किया था वो मार्केट ऑप्शन को यूज करके बाई किया था, यानी कि आपने खुद का प्राइस नहीं बताया। आपने ये कहा कि मार्केट में जो भी रेट चल रहा है ना उस रेट पर मैं अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, यानी कि कंप्लीट करना चाहता हूँ। वहीं पे हो सकता है कि आप में पेशेंस है या फिर आप खुद का प्राइस बताना चाहते हैं। सो आपने लिमिट ऑप्शन का चयन किया और आप कह रहे हैं कि देखो मेरा प्राइस ये है, इस प्राइस पर जब आ जाए ना तब मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो। सो मेकर एंड जो टेकर फीस होती है वो क्या होती है, जब भी आप जिस भी कॉइन में अपनी लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर रहे हैं सो उस कंडीशन में कब तो आपकी जो मेकर फीस है वो लगती है, कब आपकी टेकर फीस लगती है। इसके अलावा जब भी आप अपनी लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं किसी भी कॉइन में और आपको जितना भी प्रॉफिट होता है या जितना भी लॉस होता है उस पर आपको कितना परसेंट टीडीएस लगता है और कितना परसेंट आपको टैक्स देना होता है लॉस पर या प्रॉफिट पर। और बेसिकली भगवान ना करे कि कभी भी आपका जो ऑर्डर है वो लिक्विडेशन की तरफ जाए, लेकिन अगर आपका जो ऑर्डर है वो लिक्विडेशन की तरफ जाता है और लिक्विडेट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो उस कंडीशन में जो फीस है वो आपकी किस प्रकार से लगने वाली है। इसके अलावा अगर आप Pi42 एक्सचेंज पर किसी भी अदर एक्सचेंज के माध्यम से डिसेंट्रलाइज वॉलेट के माध्यम से यूएसडीटी को डिपॉजिट करते हैं उस कंडीशन में कौन से रेट पर और किस प्रकार से आपका जो यूएसडीटी है वो कन्वर्ट होता है और कौन कौन से जो ट्रांजेक्शन फीस है वो आपके डिपॉजिट यूएसडीटी पर लगता है। इसके अलावा जब भी आप आईएनआर डिपॉजिट करते हैं इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर ऑप्शन को यूज करके और मैनुअल बैंक ट्रांसफर के ऑप्शन को यूज करके सो किस अनुसार आपकी इन सभी पर जो फीस है वो लगती है। इसके अलावा जब भी आप जिस भी कॉइन में लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं आपको यहाँ पर एक टाइम चलता हुआ दिखता है एंड आपको यहाँ पर एक फीस दिखाई देती है जिसको फंडिंग फीस बोला जाता है। ये फंडिंग फीस क्या है, कैसे काम करती है और किस प्रकार से आप जितनी भी पोजीशन ओपन कर रहे हैं उसमें जितना भी आप मार्जिन यूज कर रहे हैं हर एक पोजीशन में वहां पर फंडिंग फीस कैसे कैलकुलेट होती है और किस प्रकार से काम करती है। इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली हम Pi42 एक्सचेंज की फीस स्ट्रक्चर को समझेंगे कि कौन से ट्रांजेक्शन पर किस प्रकार से आपकी फीस लगती है। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं Pi42 एक्सचेंज के बारे में तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको Pi42 एक्सचेंज का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको Pi42 एक्सचेंज के फीस स्ट्रक्चर का लिंक मिल जाएगा, सो आप खुद भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है आईएनआर डिपॉजिट फीस। सो बेसिकली अगर आप मैनुअल बैंक ट्रांसफर के ऑप्शन को यूज करते हैं सो आपका किसी भी प्रकार का जो फीस है वो नहीं लगता है। मैनुअल बैंक ट्रांसफर मतलब बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपको इनका जो भी अकाउंट नंबर प्रोवाइड करवाया जाता है Pi42 एक्सचेंज का वो आपको बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड करना होता है। अब जैसे आप Pi42 एक्सचेंज के बैंक अकाउंट में पैसे भेज देते हैं इन ऑप्शन को यूज करके सो आप जो भी पैसा भेज रहे हैं वो डिपॉजिट होने में एटलीस्ट 48 आवर्स का जो समय है वो लगने वाला है, लेकिन सिर्फ इसमें ये फायदा है कि आपकी फीस नहीं लगती है। लेकिन आपको एक और ऑप्शन मिलता है पैसे डिपॉजिट करने का जिसका नाम है इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि आप जितना भी पैसा भेज रहे हैं उस पर 0.1% फीस लगने वाली है। ये टोटल वैल्यू पर लगने वाली है, यानी कि मानिए कि मैंने 400 रुपए भेजे तो 400 रुपए पे 0.1% जो फीस है वो लगने वाली है, यानी कि आप मान सकते हैं कि रफली 40 पैसे के अराउंड जो मेरी फीस है वो लग जाएगी। उसके बाद में जब भी आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉल करेंगे जो कि आपके आईएनआर वॉलेट में रखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 399 रुपए और 60 पैसे के अराउंड रखे हुए हैं। सो अगर मैं इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करूंगा सो उस दौरान मुझे 15 रुपए का जो फीस है सिंपली वो देना होगा और कम से कम मैं 100 रुपए को विड्रॉल कर पाऊंगा एंड एटलीस्ट 48 आवर्स में मेरा जो ये ट्रांजेक्शन होगा ये कंप्लीट होगा। इसके अंदर अंदर यानी कि कभी भी जो पैसा है बेसिकली वो मेरे बैंक अकाउंट में मुझे मिल जाएगा। सो काफी ज्यादा फीस है, आई होप कि ये आने वाले समय में कम हो जाए। उसके बाद में ट्रेडिंग फीस, यानी कि जब भी हम जिस भी कॉइन में अपनी लॉन्ग की या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं और मार्केट ऑर्डर को या फिर लिमिट ऑप्शन को यूज करते हैं सो कुछ इस प्रकार से हमारी यहाँ पर फीस लगने वाली है। अब यहाँ पर आपको कुछ कॉइन्स के नाम दिए गए हैं, इनमें किस प्रकार से मेकर एंड टेकर फीस आपकी लगने वाली है। अब आपकी मेकर फीस तब लगती है जब आप किसी भी कॉइन में अपनी लॉन्ग की या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं लेकिन आप लिमिट ऑप्शन को यूज करके आप अपना प्राइस बताते हैं कि जब भी ये प्राइस आ जाए तो मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए यानी कि कंप्लीट हो जाए। जब आप लिमिट ऑर्डर में अपना एक ऑर्डर लगाते हैं तो वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो हाथों कंप्लीट नहीं होता है। आप जो ऑर्डर बुक है सिंपली उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसके कारण आपकी जो फीस है बेसिकली वो कम लगती है। वहीं पे अगर आप टेकर फीस को देखें तो काफी ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाती है और आपकी जो टेकर फीस है वो तब लगती है जब
मार्केट ऑप्शन को यूज करके आप किसी भी कॉइन में लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं और आप ये कहते हैं कि ठीक है मुझे इतनी क्वांटिटी इस कॉइन में बाई करनी है और जस्ट मार्केट ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आप लॉन्ग या शॉर्ट बटन पर क्लिक करते हैं और आपका जो ऑर्डर है वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। सो ऑर्डर बुक में जो भी फर्स्ट ऑर्डर होगा उसके साथ में आपका जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आपकी क्वांटिटी काफी अधिक है फॉर एग्जांपल, तो मल्टीपल ऑर्डर से आपका जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो आपकी जो फीस है वो ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि आप ऑर्डर बुक में से जो लिक्विडिटी है वो कम कर रहे हैं, जिसके कारण आपको थोड़ी सी जो फीस है वो ज्यादा देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि आप देखेंगे मेकर फीस काफी कम है, 0.05% के समथिंग है एंड जो टेकर फीस है वो 0.1 के समथिंग है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास किसी भी अदर इंडियन एक्सचेंज पर या इंटरनेशनल एक्सचेंज पर या किसी भी वॉलेट में यूएसडीटी रखा हुआ है और आप यूएसडीटी को डिपॉजिट करना चाहते हैं Pi42 एक्सचेंज पर। तो यहाँ पर आपको एक फीचर मिलता है, बेसिकली आप जितना भी यूएसडीटी डिपॉजिट कर रहे हैं वो यूएसडीटी ऑटोमेटिक इंडियन रुपीज में आपका कन्वर्ट कर दिया जाता है जैसे ही आप जमा कर देते हैं किसी भी नेटवर्क को सेलेक्ट करके। जैसे कि आप फिलहाल देखेंगे यहाँ पर लिखा है 1 USDT बराबर 87 रुपीज, यानी कि हर एक यूएसडीटी को 87 रुपए के हिसाब से आपको कन्वर्ट करके दिया जाएगा। अब यहाँ पर लाइव रेट के अनुसार नहीं होता है कि भाई क्या लाइव रेट चल रहा है। सो जब भी आप डिपॉजिट करते हैं ना 10-20 पैसे का या 1-2 रुपए का आपको फर्क देखने के लिए मिल सकता है। जैसे अगर मार्केट में लाइव रेट की बात करूं तो लगभग 86 रुपए 82 पैसे के अराउंड है। और अगर मैं यहीं पर वजीरेक्स पर भी देखूं तो रफली मुझे यही जो प्राइस है वो देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर Pi42 एक्सचेंज पर फिर हम देखें तो हमें काफी अच्छा जो प्राइस है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि 87 रुपीज के हिसाब से यहाँ पर मुझे जो कन्वर्ट है वो करके दिए जा रहे हैं। एंड ये प्राइस कम और ज्यादा होता रहेगा मार्केट के रेट के अनुसार। एंड जब भी आप डिपॉजिट करते हैं जिस भी नेटवर्क को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर जो मिनिमम कंडीशन है वो पढ़ लें कि मिनिमम कितने यूएसडीटी आपको डिपॉजिट करने होंगे, आप किस प्रकार से यूएसडीटी को डिपॉजिट कर सकते हैं Pi42 एक्सचेंज पर। इसके ऊपर मैंने पहले ही एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब आप जो भी यूएसडीटी डिपॉजिट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि वो कन्वर्ट हो जा रहा है इंडियन रुपीज में, सो ऐसा नहीं है कि टोटली आपको पूरा पैसा मिल जाएगा जिस भी रेट पे कन्वर्ट हो रहा है। सो इसमें कुछ चार्जेस भी एप्लीकेबल है। सो फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण से समझते हैं कि आपने 100 यूएसडीटी को डिपॉजिट किया एंड मान लीजिए कि हर एक जो यूएसडीटी है वो 85 रुपए के हिसाब से कन्वर्ट करके आपको दिया जा रहा है। सो टोटल अमाउंट आपका हो जाता है 8500 रुपए। अब आपका टोटल जो सेल अमाउंट बना है 8500 रुपए, इस पर आपका एक ट्रांजेक्शन फीस भी लगेगा जो कि है 0.02%। सो वो बनता है ₹1.70। अब आपका जो ₹1.70 फीस बन जाता है उस पर 18% जीएसटी आपका लगेगा। सो जो 18% जीएसटी है ₹1.70 पे वो हो जाता है रफली 30 सेंट। आप इसको 30 पैसे भी राउंड फिगर कंसिडर कर सकते हैं। अब आपकी ट्रांजेक्शन फीस कटने के बाद में, आपकी जीएसटी कटने के बाद में आपका बचा कितना अमाउंट टोटल, सो वो बचा लगभग आपका 8,497 रुपए एंड 94 पैसे के अराउंड। अब इस टोटल अमाउंट पर आपका 1% जो टीडीएस है वो लगेगा। सो 1% जो टीडीएस है वो रफली इस अमाउंट पर बनेगा आपका 84 रुपए एंड 97 पैसे के अराउंड। अब आपका जो यूएसडीटी कन्वर्ट हुआ है उस पर आपका जो सेल ट्रांजेक्शन पर फीस है वो भी कट चुका है एंड सेल ट्रांजेक्शन पर जो भी फीस कटा है उस पर जीएसटी आपका कट चुका है। उसके बाद में आपका जो टोटल अमाउंट आपको मिलना चाहिए था उस पर 1% जो टीडीएस है सिंपली वो भी कट चुका है। जब आपका 1% टीडीएस कट जाता है उसके बाद में जो फाइनल बचता है अमाउंट आपका वो लगभग बनेगा आपका 8,413 रुपए और ये आपके वॉलेट में आपको मिलने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट फीस आपकी लगती है फंडिंग फीस। फंडिंग फीस का मतलब ये है कि आप जब भी लॉन्ग या शॉर्ट अपनी पोजीशन ओपन कर रहे हैं उस पे आपका जितना भी अमाउंट लगा हुआ है उस पर आपका हर एक सेकंड फीस लगता रहता है। सो आपको यहाँ पर एक टाइम देखने के लिए मिलता है, यानी कि यहाँ पर जितना भी टाइम बचा हुआ जैसे 7 घंटे एंड 49 मिनट और कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं, इस टाइम पीरियड तक मेरा इतना फीस लगने वाला है। और ये 8 घंटे का टाइम होता है, हर 8 घंटे में आपकी जो फीस है वो चेंज हो जाती है। आपकी नेक्स्ट फीस लगती है लिक्विडेशन फीस। लिक्विडेशन फीस का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी कॉइन में लॉन्ग की या शॉर्ट की पोजीशन ओपन की। मान लीजिए डेमो के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं किसी भी कॉइन में एक जो पोजीशन अपनी वो बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं लेवरेज एक बार कस्टमाइज कर लेता हूँ एंड अपने पोर्टफोलियो का जितना भी मैं यूज करना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैं लॉन्ग कर लेता हूँ। सो मेरा यहाँ पर जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर आपका जो भी ऑर्डर होगा ना उसमें भी लिक्विडेशन प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा। सो अगर ₹5.70 पर प्राइस आ गया, फिलहाल कितना चल रहा है रफली 7 रुपए के अराउंड। सो अगर इस प्राइस पर आ गया ना तो मैंने जितना भी पैसा लगाया है ना अपने पास से, अपने वॉलेट से, जो कि मुझे
मार्जिन में दिखाई देगा। सो मैंने लगभग 88 रुपए एंड 88 पैसे के अराउंड लगाया है अपने पास से, अपने वॉलेट में से। सो ये अमाउंट जीरो हो जाएगा। सो जब आपकी पोजीशन क्लोज होगी, सो उस कंडीशन में आपकी कितनी फीस लगने वाली है वो फीस आपको दिखाई देगी। अब बात आती है प्रॉफिट पर कितना और किस प्रकार से टैक्स लगेगा। सो इसको समझने के लिए मैंने एक और अपनी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर ओपन कर लिया CoinDCX एक्सचेंज पर। सो बेसिकली Pi42 जो एक्सचेंज है, यहाँ पर आप जब भी जिस भी कॉइन में अपनी पोजीशन बनाते हैं लॉन्ग की या शॉर्ट की, सो आप INR पेयर में ट्रेड करते हैं, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का जो USDT है वो नहीं रखना है। सो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब भी आप पोजीशन बनाते हैं वो INR पेयर में ही बनती है, जिसके लिए आपको इंडियन रुपीज चाहिए, और जब भी आपका प्रॉफिट होता है वो भी इंडियन रुपीज में ही आपको मिलता है। सो बेसिक सी बात है कि वैसे ही फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर आपका TDS नहीं लगता है, जो कि 1% लगता है गवर्नमेंट के अनुसार, जो कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ स्पॉट पर एप्लीकेबल होता है। सो TDS तो आपका Pi42 एक्सचेंज पर भी नहीं लगेगा, और अगर आप CoinDCX एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं सो वहां पर भी नहीं लगेगा फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। लेकिन जब आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं और जैसे ही आपको फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हो जाता है, उस कंडीशन में Pi42 एक्सचेंज पर भी आपका किसी भी प्रकार का TDS नहीं लगेगा और CoinDCX पर भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हुआ है उस कंडीशन में टैक्स बनेगा Pi42 एक्सचेंज पर भी और CoinDCX पर भी। जो भी आप प्रॉफिट कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उसी पर आपका जो टैक्स है वो लगने वाला है। अब ये काफी बड़ी डिबेट का मुद्दा है कि क्या फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, या फिर Pi42 एक्सचेंज के द्वारा बताया जाता है कि भाई जो 30% टैक्स है ना वो नहीं लगने वाला है, आपका जो भी इनकम स्लैब है, जिस भी स्लैब में आप आते हैं उसके अनुसार लगेगा, और जो लॉस है बेसिकली वो भी सेट ऑफ होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने CA से पूछिए, क्योंकि एंड द एंड ITR फाइल रिटर्न वो ही आपका करने वाले हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम से बाहर भी वही निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बेनिफिट है Pi42 एक्सचेंज पर। बेनिफिट ये है कि जो भी आपको प्रॉफिट होता है ना वो इंडियन रुपीज में होता है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको बैंक अकाउंट में विड्रॉल करते हैं, सो उसके लिए आपको 1% TDS नहीं देना। इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए CoinDCX पर ट्रेड कर रहे हो और आपको प्रॉफिट हो गया तो वो USDT में हुआ, आप USDT को बैंक में तो विड्रॉल नहीं कर सकते, सो उसको कन्वर्ट करना होगा इंडियन रुपीज में। सो जब भी आप USDT को बेचेंगे सो 1% वहां पर TDS लग जाएगा। अब आई होप कि Pi42 एक्सचेंज पर जितनी भी फीस लगती है उन सभी फीस के बारे में अब आपको पता लग चुका है। अगर अभी भी आपका कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं सो कमेंट करके पूछ सकते हैं।